नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, स्वाति मालेवाल 30,000 कोर्ट पहुंची है, जज के सामने बयान दर्ज कराया और इसलिए स्वाति मालेवाल कोर्ट पहुंची। स्वाति मालेवाल से मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालेवाल ने सीएम आवास में उनके साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में मारपीट का आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाया गया है। इस पूरे मामले के बाद स्वाति मालेवाल 30,000 कोर्ट पहुंची। जज के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से इस पूरे मामले को देखें, अगर स्वाति मालेवाल से जुड़ा है पूरा मामला, अब इस मामले में कोर्ट पहुंचकर स्वाति मालेवाल ने बयान भी दर्ज करा लिया है, क्या जानकारी इसको लेकर? ये जिस 13 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद ये जो मामला सामने आया, अगर मैं लगातार उसको बीजेपी ने कह रहा हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष उन्होंने इसको लगातार केजरीवाल को कहते रहा, धरना प्रदर्शन भी किया। और जिस तरह कल दिल्ली पुलिस स्वाति मालेवाल से मिली, उसके बाद उनके बयान दर्ज करके उसके बाद उनका मेडिकल भी कराया गया, उसमें एफआईआर की गई है। लेकिन उसके बाद आज जो 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाते हैं, जो एफआईआर के बाद वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो पूरे तरीके से सुरक्षित रखे जाते हैं। अब देखना होगा जो दिल्ली पुलिस के सामने जो बयान दिया है, जिस धाराओं में जो केस दर्ज किया गया है, कि वही बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी वो कहे गए हैं, क्योंकि उनके आधार पर वहाँ पर बयान दिए जाते हैं। क्योंकि वो बयानों के अंदर मजिस्ट्रेट के सबूत हो जाता है कि आखिरकार जो अभी तक स्वाति मालेवाल के साथ जो घटना घटी, जो अरविंद केजरीवाल के जो किए थे विभाग, उन्होंने जो घटना की, दूसरा मारपीट की, अभद्र भाषा की, जान से मारने धमकी दी, धाराओं में जो केस दर्ज हुए वही दर्ज मजिस्ट्रेट के सामने भी कहा जाते हैं, उसको सुरक्षित और उसको सील कर दिया जाता है। तो देखना अब ये मुकदमा होगा। अब साथ साथ में जिससे बयानबाजी हुई है, बयान दर्ज किए, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस लगातार बेबक के घर पहुंची है, उनके पाइप से पूछताछ की गई है, उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। लगातार अब दिल्ली पुलिस ने 10 टीमें तैयार की है ताकि विवेक कुमार कहाँ है, क्योंकि अभी तक पता चला था कि कल जिससे बताया जा रहा है कि वो पंजाब में थे, हो सकता है आज वो उनको आना था, क्योंकि शुक्रवार को महिला आयोग की तरफ से भी नोटिस जारी किया था कि कल 11 बजे, यानी आज शुक्रवार को भी पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। अब दूसरा नोटिस जारी किया है। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस उनको कहाँ ढूंढ रही है, तो उन लोगों से जिस तरह से अजय, अगर इस मामले को देखें, पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद अब क्योंकि स्वाति मालेवाल ने कोर्ट के सामने जो है बयान भी दर्ज करवा दिया है, क्या माने कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई? देखिए रिया, जिस तरह से यह घटना हुई है, घटना कोई आम रोड पर या आम किसी के घर पर नहीं हुई है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में हुई, जहाँ पर क्या जांच की आंच में अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिसके घर में ये घटना हुई हो, उस समय अरविंद केजरीवाल घर पर मौजूद थे, जैसे कि बता रहे थे, लोग मीटिंग चल रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यही बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ये लोग स्वाति मालेवाल राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी की नेता रही है, अध्यक्ष भी रही है, लेकिन जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, तो उसके बाद लगातार अब एक्शन हो रहा है। बीजेपी भी इस पर धरना प्रदर्शन कर रही है, साथ साथ अब बयान दर्ज हो गए हैं, क्योंकि 164 से बयान दर्ज होते हैं तो कहीं ना कहीं अब मामले संज्ञान लिया जाता है। उन पर जो मुकदमे लगे हैं, जो 4 धाराओं में केस लगे हैं, उन पर संज्ञान लिया जाएगा और इसमें तो अरविंद केजरीवाल को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आखिरकार आपके पीए ने इस तरह की घटना की 13 तारीख को, और अभी तक हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो देखिए, जांच अब पूरी तरह से की जा रही है, इसके अंदर जांच का सवाल है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि वो अपने पीए के खिलाफ जो सामने आया हो। लेकिन अब स्वाति मालेवाल के जो बयान के बाद कहीं ना कहीं अब सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो कहीं हरकत में आएगी या दिल्ली पुलिस हरकत आएगी, जब गिरफ्तारी उनकी होगी तभी सारा मामला। चुनाव से पहले, क्योंकि 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, ठीक चुनाव से पहले ये इतना बड़ा मामला होना, जिसमें आम आदमी पार्टी की जो सांसद है स्वाति मालेवाल, उन्हीं के साथ मारपीट होती है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। देखना ये होगा इस मामले में आगे क्या कुछ पत्ते जो है खुलकर सामने आते हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी जो है कब तोड़ते हैं। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में सपा विधायक मनोज पांडे शामिल हो चुके हैं। यानी मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़ बीजेपी का कमल अपने हाथ में थाम लिया है। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मनोज पांडे, साइकिल की सवारी छोड़ कमल थाम लिया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है।
रायबरेली में आपको बता दें कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अब की बार कमल खिलाने की तैयारी में है और इसी को देखते हुए तमाम जो वहां के दिग्गज नेता हैं उन्हें अपने पाले में करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में डटे हुए हैं और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक इस दौरान इसी चीज को देखते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। यानी मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है, साइकिल की सवारी छोड़ दी है और एक जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए मनोज पांडे ने बगावती तेवर दिखाए थे, समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। मनोज पांडे के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने से रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जरूर मिलेगी। आपको बता दें रायबरेली हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की तर्ज पर अब की बार फिर से दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर दोनों की ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नाक की लड़ाई रायबरेली सीट बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश यही करेगी कि रायबरेली जो एक लौती सीट कांग्रेस 2019 चुनाव में बचाने में कामयाब रही थी उस पर भी अब की बार सेंधमारी की जा सके। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली में डटे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अब की बार रायबरेली में कमल खिलाया जा सके, जिसको देखते हुए तमाम जो रायबरेली के दिग्गज नेता हैं उन्हें अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। यही देखते हुए मनोज पांडे ने आज समाजवादी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया। राजू तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरह से रायबरेली जो कि एक लौती कांग्रेस की सीट 2019 में कांग्रेस बचाने में कामयाब रही थी, अब की बार उसमें कमल खिल सके, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद रायबरेली में डटे हुए हैं और ऐसे में जो दिग्गज नेता हैं, कई सारे नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। मनोज पांडे ने ऑफिशियली बीजेपी का कमल थाम लिया है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली के लिए खासतौर से भाजपा के नजरिए से देखा जाए तो आज बड़ा अहम दिन है, क्योंकि रायबरेली में 3 बड़े दिग्गज नेता हैं। वो सदर विधायक अदिति सिंह हो या उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हो या जो समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे हैं, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में खासतौर से देखा जा सकता है कि तीनों दिग्गज आज वो अमर हो गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मनोज पांडे ने ली है और साफ तौर से उनको सदस्यता दिलाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली की धरती पर पहुंचे और पूरा कहा जा सकता है ऐसे में कि भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरा रायबरेली भगवामय कर दिया, क्योंकि जिस तरह से रायबरेली की राजनीति की बात है, रायबरेली में 3 बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। सदर से विधायक अदिति सिंह है और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है और वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरा मनोज पांडे। मोहन पांडे को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया, मना लिया। अदिति सिंह भी बीते दिनों कुछ नाराज चल रही थी, खफा चल रही थी, तो अब ठीक हो चुकी है नाराजगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बगावत के सुर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिल रहे थे, तो उसी नाराजगी को दूर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है अमित शाह, वो रायबरेली में एंट्री लिए और रायबरेली की पूरी कमान अपने हाथों में ले लिए, क्योंकि रायबरेली की जो सीट है वो काफी अहम हो जाती है जब यहाँ से बड़े नेता यानी कांग्रेस के बड़े चेहरा राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में उनको कांग्रेस यानी कांग्रेस के किले से अमेठी से उनको टिकट खानी पड़ी और वहां से स्मृति ईरानी ने कमल फूल खिलाने का प्रयास किया। लेकिन अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में रायबरेली की राजनीति जो है वो काफी हलचल देखने को मिल रही है रायबरेली की राजनीति। तो ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है जब राहुल गांधी के सामने उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में पूरी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने ली हो, तो पूरा कहा जा सकता है कि पूरे रायबरेली की राजनीति को भगवामय करने के लिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने चाल चली है, तो तीनों धुरंधर, तीनों दिग्गज आज भगवामय हो गए हैं।
चाहे मनोज पांडे हो, चाहे अदिति सिंह आज तक ये देखा गया कि कभी मंच नहीं साझा की, तो आज वो भी मंच पर दिखाई पड़ी और वो जो दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में वोट देने के लिए जनता से अपील भी वो करती हुई नजर आई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि रायबरेली की जो रणनीति है, जो राजनीति है, उसमें कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए यानी जो बगावती सुर दिखाई दे रहे थे स्थानीय नेताओं में, उस नाराजगी को अब दूर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि अब मनोज पांडे भी जो है बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। क्या माने अब किस तरह से रायबरेली का रण, क्या बीजेपी अब यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत स्थिति में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज की जो जनसभा की बात थी, आज की जनसभा में भारी बड़ा जनसैलाब देखने को मिला है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से जनता से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। तो ऐसे में साफ तौर से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को जिताने के लिए जिस तरह से मनोज पांडे हो या अदिति सिंह हो या और भी जो बड़े चेहरे हैं, वो भी पूरी तरह से अपील की है और जनता से सहयोग मांगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं भगवा में करने की बात कह रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ जो प्रतिष्ठा बनाकर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पर कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर बात की जाए कांग्रेस के नजरिए से, तो कांग्रेस भी अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाकर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की पारंपरिक और विरासत सीट रायबरेली है। तो ऐसे में आज कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ी जनसभा का संबोधन होना है। वहां पर अलायंस इंडिया के गठबंधन की तरफ से बात करें तो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और भी जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो भी आज रायबरेली की सरजमी पर शिरकत करेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में दोनों खेमों से देखा जा सकता है कि अपनी ताकत झोंक कर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए राजू, जिस तरह से 20 मई को रायबरेली और अमेठी, ये दोनों ही सीटों पर मतलब इनके साथ उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें हैं कुल मिलाकर, उनमें चुनाव होना है। सबसे ज्यादा हॉट सीट रायबरेली और अमेठी बने हुए हैं, क्योंकि कई दिग्गजों की साख यहाँ पर दांव पर है। स्मृति ईरानी हो, राहुल गांधी हो, दिनेश प्रताप सिंह हो। लेकिन खास बात ये, अगर रायबरेली को देखें और रायबरेली के रण को देखें, एक तरफ कांग्रेस जो है पूरी तरह से प्रचार प्रसार में डटी हुई है। हमने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, फिर चाहे आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा साथ में सभा हो। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रमेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, आप यहाँ पर आए, स्वागत है आपका। धन्यवाद रमेश जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मनोज पांडे जो है वो अब बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं रायबरेली का रण? देखिए, मैं सर्वप्रथम मनोज जी का मैं भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है और वो बड़े जनाधार के नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं। कई वर्षों का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और लोग काफी मानते हैं उनको वहाँ। तो इसका सुनिश्चित रूप से रायबरेली में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, यहाँ पर कभी भी कमल नहीं खिला है। किस तरह से देख रहे हैं रायबरेली के रण को? मैंने आपको पहले भी रिया जी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी ये जीतने जा रही है, कमल खिलने जा रहा है। और रायबरेली की सीट भी मनोज जी के जुड़ने से आप विश्वास करिए कि बहुत बड़ी ताकत ये भारतीय जनता पार्टी को वहां मिली है। और हमारे जो वहाँ मंत्री जी लड़ रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी, ये वहाँ आज से नहीं, जमीनी स्तर पे कई वर्षों से वो वहाँ कार्य कर रहे हैं और लोगों, आम जनमानस के बीच में आना जाना निरंतर उनका चालू रहता है। और लोग लेकिन क्या चाहते हैं, 2019 में हार गए थे ना दिनेश प्रताप सिंह जी सोनिया गांधी से। नहीं, उस समय की स्थितियां परिस्थितियां अलग थी। आज की स्थिति परिस्थिति आप देखेंगे नहीं, लेकिन रायबरेली सीट ऐसी है रमेश जी, जो 2014-2019 में मोदी लहर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। तो अब की बार 2024 में किस तरह से स्थिति अलग देख रहे हैं? मैं स्थिति 2024 में इसलिए अलग देख रहा हूँ रिया जी, जब से आप देखी होंगी 2019 से लेकर 2024 तक सोनिया गांधी जी का एक भी बार अपने क्षेत्र में उनका पदार्पण नहीं हो पाया था, ना ही राहुल जी कभी आए रायबरेली। और आज अचानक पैराशूट कैंडिडेट की तरह
आज वो रायबरेली में उतर गए और वहां चुनाव आप लड़ना उन्हें उन्होंने शुरू पैराशूट कर दिया। कैंडिडेट कह रहे हैं रमेश जी, और गांधी परिवार का, विशेषकर राहुल गांधी का कहना है कि हमारा वर्षों से रिश्ता है, यहाँ पर रायबरेली और अमेठी मेरा परिवार है, भावनात्मक रिश्ता है। रिया जी, क्या ये परिवार सिर्फ चुनावी समय पे याद आता है? बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि दिनेश प्रताप सिंह जी एक ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आम जनमानस चाहता है। आम जनमानस यही चाहता है कि सुख दुख, मरनी करनी, तिरई बरई, शादी विवाह में हमारा जो जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमारा सुख बांटे, हमारा दुख भी बांटे। लेकिन 5 साल तक राहुल गांधी जी यहाँ से नदारद रहे। और दिनेश प्रताप सिंह जी एक ऐसे नेता हैं हमारे, जो निरंतर अपने 24 घंटा क्षेत्र में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों के बीच में रहते थे और लोगों को न्याय दिलाते थे। जो लाभार्थी हमारे बेचारे लाभ से वंचित रहते थे उनको। अच्छा रमेश जी, अभी बीते दिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 79 सीटें जीत रहे हैं। तो जो एक सीट उन्होंने छोड़ी, उनको क्या लगता है उस सीट पर बीजेपी जीत रही है, वो कौन सी सीट है? मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती। ख्याली प्रोग्राम को जो पकाना है पका सकते हैं। आने वाले 4 जून को आप देखेंगे कि जो आपकी बार 400 पार का नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कल प्रधानमंत्री जी हमारे जोधपुर में आए थे रिया जी, और आपने देखा होगा एक जन सैलाब उमड़ा हुआ था जौनपुर में। मैंने तो अपने जीवन में मैंने ना 2014 में मैंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ऐसी रैली देखी, ना 2019 में देखी। 2024 की जो ये रैली प्रधानमंत्री जी की, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी रैली भी जौनपुर में कभी संभव हो पाई थी। तो और जहां तक बात रही राहुल गांधी जी की, मुझे लगता है उन्होंने गलत निर्णय ले लिया है। उनको वायनाड से वो लड़े थे, उनको वहीं से संतुष्ट रहना चाहिए था। दुर्भाग्य से उनको ये डर लग गया कि वायनाड की सीट भी वो हार रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब आप ये बोल रहे हैं कि रायबरेली में पक्की है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी और अब की बार कमल जरूर खिलेगा। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इसी से पूरा अगर बीच में कोई गाड़ी 7,500 हो गया ऊपर हो गया 7,500 तक सर जाएगा सर 12 लग रहा तो सर थोड़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी रखिए, थोड़ा सा परेशान है। आज भगवान ने इसीलिए बस खराब की होगी आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलने लिखा हुआ था हम लोग को। आराम से आ गए, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोग की, बहुत अच्छी व्यवस्था। नेपाल से भी हम लोग माता रानी का दर्शन हो जाए, हमारी भी आप खड़े हो जाइए। हाँ, हम आपको हम लोग का भी ले लो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मत जाओ कर रहा था। कौन कर रहा था? यमुनोत्री पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बड़कोट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और जो चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनके पास पहुंचे, उनसे हालचाल जाना, यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही, इस चीज का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। ऐसे में शुरुआती दौर में ही, शुरुआती दिनों में ही कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें यात्रियों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद यमुनोत्री पहुंचे, यमुनोत्री के बड़कोट पहुंचे हैं और वहां पर चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। लोग अच्छे से यात्रा कर सकें, हमारा प्रयास है। और लेकिन निकट भविष्य में ये यात्रा चूंकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है, जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है सभी लोग
जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हों, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे, पूरी तरह से सुरक्षित करे। लेकिन साथ साथ देखिए, अभी चूंकि शुरुआती दिनों में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि जो लोग भी बिना पंजीकरण के अभी ना आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबका आतिथ्य करना चाहते हैं, लेकिन बिना पंजीकरण के आने के कारण से उनको परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी का सामना न करने पड़े, सबकी यात्रा हरिद्वार से और देहरादून डिस्ट्रिक्ट से सीधे उत्तरकाशी पहुंच जा रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ हरिद्वार और देहरादून में रोक लिया जाए। और यहाँ अभी मैंने समीक्षा बैठक करी है आज, हरिद्वार और देहरादून पूरे प्रदेश के सारे ही लोग उस पर थे हैं प्रमुख लोगों से। तो हरिद्वार देहरादून में जो है इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि यहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के जो यात्रा से संबंधित लोग हैं, धामों के लोग हैं, उनसे वार्ता करने के बाद ही वहाँ से यात्रा आगे चालू की जाएगी। सर, पार्किंग की भी समस्या है, अन्य समस्याएं भी हैं, जो भी समस्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। टेंडर कमीशन घोटाले में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हुए थे। मंत्री से जारी है ईडी की पूछताछ। 6 दिनों की रिमांड के बीच मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस दौरान ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। बीते दिन मंत्री आलमगीर आलम को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 6 दिन की रिमांड में ईडी के पास भेज दिया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री के पद से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान आलमगीर आलम के निजी सचिव के स्टाफ के घर से 35 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अजय कुमार पांडे हमारे साथ संवाददाता रांची से जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं, 6 दिन की ईडी कस्टडी में वो हैं और इस दौरान उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, कमीशन घोटाले के मामले में मंत्री आलमगीर आलम पिछले 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया और आज कोर्ट से आज उनको रिमांड में लिया गया। यानी आज होटवार से जाने के पहले पूछताछ के आज ईडी की करनी थी और उसके पहले उन्होंने होटवार से ही अपना इस्तीफा सौंपा है। तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने, चूंकि ये निर्णय इनको पहले ले लेनी चाहिए था जब उन्हें गिरफ्तारी हुई थी। आपने देखा होगा कि पिछले जनवरी में, लास्ट जनवरी में, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की जब गिरफ्तारी हो रही थी, तो वैसे स्थिति में उन्होंने सारी चीजों को नैतिकता और संवैधानिक का मर्यादा रखते हुए उन्होंने सबसे पहले उन्हें अपना इस्तीफा दिया था। इस्तीफा अपने राज्यपाल को सौंपने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। तो ये चीजें चूंकि सवाल खड़ा हो रहे थे, चूंकि गिरफ्तारी के 2 दिन हो गए और 2 दिन एक मंत्री का गिरफ्तार का होना, वो लगभग मान के चले कि कई चर्चाएं चल रही थी सियासत में और ये चीजें आरोप पे लग रहे थे कि वो अरविंद केजरीवाल की राह पर वो चल रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी साझे की सरकार, जेएमएम की सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने गिरफ्तारी के पहले उन्हें इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया। इसकी काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई थी। आज उन्होंने अपनी पूछताछ के ईडी की कार्यालय, जो जोनल कार्यालय है, उनके जाने के पहले होटवार जेल में उन्होंने बिल्कुल, इससे पहले हमने देखा था किस तरह से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दिया। अब जिस तरह से आलमगीर आलम इस पूरे मामले में फंसते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जिस तरह से 6 दिन की ईडी कस्टडी में उन्हें भेजा गया है और ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि ईडी के मामले में जब कोई फंसता है तो निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बेल काफी ज्यादा मुश्किल होती है और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं खुद हेमंत सोरेन के मामले में। तो क्या माने मंत्री आलमगीर आलम, माफी चाहूंगी, पूर्व मंत्री अब बोलना चाहिए, आलमगीर आलम की मुश्किलें इस मामले में कितनी ज्यादा बढ़ती हुई और अब अगला ये जो कड़ियां है कहां जुड़ती हुई? देखिए, इनकी मुश्किलें काफी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए जितने बड़े अमाउंट में जो पैसे बरामद किए गए हैं ईडी में, वो उसी साक्ष्य को लेकर के उन्होंने कोर्ट में भी इसी बात को लेकर के उन्होंने 6 दिन का रिमांड दिया है। उन्होंने इसी ग्राउंड पर उनको दिए, क्योंकि अब ईडी इसी बात को लेकर के पूछताछ करेगी इतने बड़े अमाउंट एक सरकारी आवास में कैसे मिले, क्योंकि वो इसलिए पूछताछ उनकी लाजमी है क्योंकि उनके जो संजीव लाल है उनके निजी सचिव रहे हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी अमाउंट का निश्चित रूप से ये चीजें
कहीं न कहीं आरोप मंत्री पर लग रहा है। कल ईडी ने अपने ट्विटर हैंडल में इस बात से जाहिर कर दिया कि मंत्रिमंडल में जो कमीशन खोरी थी वो 1.5 यानी 1.5% बिल्कुल, यानी कमीशन घोटाले मामले में आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 6 दिन की ईडी कस्टडी में वो है। इस दौरान ईडी उनसे कई सारे और राज जो है वो उगलवाएगी। इस बीच उन्होंने मंत्री पद से फिलहाल के लिए इस्तीफा दे दिया है। अजय, आप नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।